स्टूडेंट्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत सैनी है। मैं आपको फ़िज़िक्स का क्लास 9th फ़िज़िक्स में मोशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम मोशन के बारे में देखते हैं। तो मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हम मोशन क्या होता है, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये मोशन क्या होता है। तो जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है, और जैसे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड अपने जो शरीर के अंदर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ द एनिमल होता है, और व्हीकल का ऑन रोड पे चलना होता है, ये सभी मोशन के अंदर आते हैं। तो मोशन रेफर्स टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। As a example, moving car, movement of the animals, vehicles on the road, flying of the birds, circulation of the blood in our body। अब हम मोशन के टाइप्स देखेंगे। मोशन के टाइप्स होते हैं स्ट्रेट मोशन होता है, सर्कुलर होता है, रोटेटरी होता है और वाइब्रेटिंग होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट मोशन की अपन बात करते हैं। तो हम स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट मोशन की बात करते हैं फर्स्ट। तो स्ट्रेट मोशन, जैसे कोई रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे कोई ट्रेन जा रही है तो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है, तो वो कौन सी टाइप का मोशन हो गया, स्ट्रेट टाइप का मोशन हो गया। जिसमें हम पढ़ते हैं इन दिस द ऑब्जेक्ट मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। एग्जाम्पल रनिंग ऑफ ए ट्रेन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट ट्रैक, कोई रेलवे ट्रैक होता है वो स्ट्रेट होता है, तो उसके अंदर मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। सेकंड पे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, जो किसी एक सेंटर के अराउंड सेम डिस्टेंस पर वो यदि सर्कल पर पाथ पर वो मूवमेंट करे तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे इन दिस द ऑब्जेक्ट सर्कुलेट अराउंड द फिक्स पाथ। एक फिक्स पाथ में एक पॉइंट के से दूरी पर एक फिक्स पाथ में जो मूवमेंट करें तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे इसको समझने के लिए हम, जैसे ये सन है, हमारे सोलर सिस्टम का सन है, और इस सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट जो सौर मंडल में जितने भी है, हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी है वो सारे प्लेनेट इसके अराउंड रोटेट करते हैं। तो इसके अंदर एक प्लेनेट हमारा अर्थ है, तो अर्थ भी इसके चारों तरफ एक मोशन के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसके चारों तरफ सर्कुलेट होता रहता है इन सर्कुलर मोशन के अंदर। तो इस चीज़ को भी हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके, ये नेचर का हमने सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया है। फिर उसके बाद में हमारा आता है रोटेटरी मोशन। तो इन दिस द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल अबाउट द एक्सिस ऑफ द मोशन। तो जैसे इसका एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन क्या होता है, ये अर्थ है हमारी, और ये हमारी जो अर्थ होती है वो एक एक्सिस होता है 23.5 डिग्री। इसके ऊपर ये एक एंगल से डिक्लाइन होता है, और इस एक्सिस के अराउंड ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है, अपने अराउंड ये रोटेट करती रहती है। तो इसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट बनते हैं, हमारे जो 24 आवर्स के अंदर डे और नाइट बनते हैं वो इस रोटेटरी मोशन के द्वारा बनते हैं। अब आप हाँ आगे आते हैं वाइब्रेटिंग मोशन के बारे में। तो वाइब्रेटिंग मोशन को हम समझने के लिए, जैसे कोई पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा कोई पेंडुलम होता है, तो किसी चीज़ से वो हैंग होता है, और उसके नीचे कोई सा भी बड़ा सारा वो होता है, बॉल जैसा होता है लोहे का। तो ये एक अपनी फिक्स पोजीशन को, मीन पोजीशन को के दोनों तरफ एक रोटेट करता रहेगा। अपनी इस रोटेशन को वो बहुत बार इसको रिपीट करता रहता है, तो इससे क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं। इन दिस द पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ओके, एक फिक्स पॉइंट के थ्रू इधर और उधर दोनों साइड के अंदर यदि मूवमेंट करेगा तो इसे वाइब्रेटिंग मोशन कहेंगे। मोशन ऑफ द पेंडुलम इसका एक एग्जाम्पल है। तो हम आगे बढ़ते हैं मोशन में। तो हम आगे देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब ए मोशन। मोशन को डिस्क्राइब हम कैसे कर सकते हैं। मोशन रेफर्स टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब मोशन का मतलब ये है कि हम जैसे दिल्ली से हम यदि कोलकाता जा रहे हैं, तो दिल्ली से कोलकाता एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये हमें मूवमेंट कहलाएगा। ओके, और यदि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे 8 बजे हैं और हम 10 बजे भी दिल्ली के अंदर ही हैं, 8 बजे हैं और 10 बजे भी हम दिल्ली में हैं, टाइम चेंज हो रहा है बट हम दिल्ली में ही हैं, अपनी पोजीशन सेम रही, तो वो रेस्ट में कहलाएगा, वो मोशन में नहीं कहलाएगा। ओके, तो
सेकंड पॉइंट है टू डिस्क्राइब द मोशन इन हैव द टू टू डिस्क्राइब द मोशन वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजिशन और द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मोशन पोजीशन और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानना पड़ता है, और इसके रिगार्डिंग ही हम किसी को डिसाइड करेंगे कि वो मोशन में है या नहीं है। उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, जैसे दिल्ली से कोलकाता जा रहा था तो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है ना, तो उसी तरह से हम मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में यदि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यदि उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो द लोकेशन और द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंस पॉइंट। अब एक रेफरेंस पॉइंट का ये पॉइंट आपको अभी पहली बार आपने नाम सुना होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी लोकेशन होता है, किसी की भी पोजीशन अपन जो डिस्क्राइब करते हैं वो रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग करते हैं, और इसका अपन इम्पोर्टेंस समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट मोशन को पहचानने में कितना इम्पोर्टेंट होता है। और अपने हाई स्टडीज़ के अंदर अपन जब जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ते हैं, तो यदि रेफरेंस पॉइंट का हमने मीन्स नहीं समझा तो हम एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमें अच्छे डेप्थ में समझना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं रेफरेंस पॉइंट को लेके। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द टू रेफरेंस पॉइंट। टू रेफरेंस पॉइंट होते हैं जैसे पॉइंट ओवर द प्लेस बिफोर द मोशन, बिफोर मोशन और आफ्टर मोशन। जैसे एक बॉय है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। बिफोर मोशन के अंदर यदि बॉय यहाँ पे खड़ा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसको ही रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और वो यहीं खड़ा रहेगा बिफोर स्टार्टिंग खड़ा, यहाँ पर वो स्टैंड है और रेफरेंस पॉइंट भी यही ले लिया, तो इसका मोशन जीरो हो गया। उसी तरह आफ्टर मोशन, जैसे यहाँ से कुछ टाइम के बाद में ये बॉय यहाँ पे चला गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये गया, और इसका जो रेफरेंस पॉइंट था वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को लिया। स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका मोशन हुआ और ये एक प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ ये आगे बढ़ा, इसकी कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी। तो टाइम के अकॉर्डिंग यदि किसी रेफरेंस पॉइंट के टाइम और किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि उसकी डिस्टेंस चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे बोल सकते हैं कि ये मोशन में है। और इसी तरह हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट यही है और वो स्टार्ट हुआ ही नहीं, तब बिफोर मोशन हमने मोशन नहीं करा, उसके पहले की बात है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने माना और ये बॉय है, बॉय भी यहाँ पर ही है, तो ये कहीं चला नहीं है, तो इसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। मूवमेंट नहीं हुआ तो इससे मोशन बोलेंगे। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, टाइम चेंज के अकॉर्डिंग, दो चीज़ें आप ऑब्जर्व करना मैं क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ। एक तो रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उससे डिस्टेंस कवर करिए नहीं करिए, और एक सेकंड टाइम चेंज के अकॉर्डिंग यदि कोई पोजीशन में चेंज आया हुआ हो तो वो मोशन कहलाएगा। ये तीनों पॉइंट्स को हमें समझना चाहिए मोशन को यदि पढ़ते हैं। और हाई स्टडीज़ में जैसे आईआईटी की तैयारी करते हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो इन बेसिक चीज़ों का, टर्मिनोलॉजीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मोमेंट अकर द बॉडी इज इन द मोशन। सही बात है, जैसे कोई ट्रेन चल रही है तो उसका मूवमेंट हो रहा है तो वो मोशन में है। व्हेन नो मूवमेंट अकर द बॉडी इज सेड टू बी द रेस्ट। यदि वो ट्रेन एक जगह स्टॉपेज पे जाके रुक गई, कोई स्टेशन पे, गोरखपुर जंक्शन, जयपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, कोई से भी जंक्शन पे रुक गई, तो वहाँ क्या होगा, नो मूवमेंट। नो मूवमेंट मीन्स रेस्ट में है वो। हाउ वी नो बॉडी इज एट द रेस्ट और द मोशन। या तो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, तो इस चीज़ को हम समझने के लिए क्या करेंगे, तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ द विच मोशन डिपेंड्स ऑन। टाइम हो गया, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। तो वेरियस फैक्टर ऑफ ऑन विच मोशन डिपेंड्स ऑन, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, एक पोजीशन के अकॉर्डिंग और एक वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है या नहीं है। जैसे ट्रेन, अपन ट्रेन की बात करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे 8 बजे 8 ओ क्लॉक पे ये ट्रेन यहाँ थी और 10 ओ क्लॉक पे ये ट्रेन यहाँ चली गई, तो हम क्या मानेंगे, टाइम चेंज हो रहा है। पोजीशन, कोई ए प्लेस से बी प्लेस पे तो ये ट्रेन जा चुकी है, तो डिस्टेंस भी चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है और टाइम चेंज हुआ है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम इस टॉपिक के अंदर हम अभी एनसीईआरटी में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों पर हम फोकस करेंगे आगे की जो पूरे चैप्टर के अंदर। तो टाइम और पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये मोशन में है, और टाइम और पोजीशन के अकॉर्डिंग ये देखें, टाइम तो चेंज हो रहा है बट ये एक जगह जंक्शन पे ही टिकी हुई है। जगह चेंज हुई, उसकी डिस्टेंस उसने कुछ कवर करी, कुछ चीज़ कवर नहीं करी उसने, तो ये स्टैंड स्टिल पोजीशन पे है, तो ये रेस्ट में होगी, इसका कोई मोशन नहीं होगा। ओके गाइस।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हाउ वी जज द मोशन। मोशन को हम कैसे जज कर सकते हैं, मोशन को जज कर कैसे कर सकते हैं। तो व्हेन देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे किसी भी मोशन को जज करने के लिए यही है कि टाइम के अकॉर्डिंग यदि टाइम चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग यदि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, इसमें दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टेशनरी। कोई बॉय को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। टू जज ए मोशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बॉय को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। यदि ये बॉय स्टेशनरी है, यहाँ पे बैठा हुआ है और वो एक कार को देखता है 8 बजे, ए पॉइंट से 9 बजे बी पॉइंट पर जाता है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बॉय के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हुई। यस, टाइम टाइम 8 से 9, 1 घंटे का 1 आवर का टाइम चेंज हुआ। बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी मोशन में होगी। तो इस एग्जांपल से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई बॉय एक गार्डन के अंदर चेयर पर बैठा हुआ, 8 बजे बैठा हुआ था। अब वो बॉय इन द गार्डन ऑफ द चेयर ऑफ 9 o'clock, 9 o'clock को भी वो वहीं पर बैठा हुआ है, तो टाइम तो चेंज हुआ। यस सर। तो हम सेकंड चीज़ बोलेंगे, पोजीशन चेंज हुई। नो सर, पोजीशन, वो तो एक चेयर पे बैठा हुआ था और चेयर पर ही बैठा हुआ है अभी भी, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो दोनों चीज़ें चेंज होगी तो मोशन में होगा, और यदि एक भी चीज़, यदि पोजीशन चेंज नहीं हुई, टाइम चेंज नहीं हुआ, तो वो रेस्ट में होगा। ओके, नो मोशन, रेस्ट में होगा। तो पोजीशन नो चेंज, टाइम यस चेंज, बॉडी इज इन रेस्ट। ओके गाइज। अब इसके बाद में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने के पहले हमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो इससे ही रिलेटेड हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम इसको अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तो दीज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज मैग्नीट्यूड magnitude are called the scalar quantity, magnitude called the scalar quantity। ओके, एग्जांपल जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है। मीन्स स्केलर क्वांटिटी वो होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड है उसका, डायरेक्शन भी है उसका, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ओके, तो अब हम वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, एज वेल एज डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। इन दो चीज़ों को हाईलाइटेड समझ लो आप कि इन दोनों पर डिपेंड करती है तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है तो, और ओनली मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ओके, तो हम इसके एग्जांपल के बारे में देखते हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये चीज़ें सारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में होती है, वेक्टर क्वांटिटी में हम इनको डालते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हेन ए बॉडी इन ए, अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। डिस्टेंस, तो व्हेन ए बॉडी इज इन द मोशन इट कवर्स द सम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द गैप बिटवीन द टू रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमने पहले देखा था स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस आती है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी हम इंक्लूड करते हैं, इस वजह से वो किस में आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। स्केलर में कौन सी आएगी, डिस्टेंस, ओके। और वेक्टर में कौन सी आएगी, आप बोलते रहो लेक्चर के साथ साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वेक्टर के साथ में कौन सी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और द SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर है। डिस्टेंस का SI मीटर, डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट भी मीटर ही होता है। हम वो चीज़ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज इन द मोशन इट कवर्स द, ओके सॉरी, ये हो चुकी है स्लाइड। एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस।
यहाँ पे एक वर्ड पे आप फोकस करना, टोटल पाथ का वर्ड, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी एग्जांपल में हम देखते हैं, कोई हम ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, बी पॉइंट तक गए 5 मीटर, फिर सी पॉइंट तक गए, फिर डी पॉइंट तक गए, तो यहाँ पे पूरी डिस्टेंस को इंक्लूड कर लेंगे, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी, 5, 10 एंड 5, 5, 10, 5, 20 मीटर हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस को यदि इंक्लूड करते हैं तो वो डिस्टेंस होगा। ओके, फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कैरीज ए डिस्टेंस इट यूजुअली आल्सो चेंजेज इट्स डायरेक्शन। मतलब कोई भी यदि कोई बॉडी है, कोई जैसे ये यहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है पहले, क्योंकि हम मेज़र करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये तो हम मेज़र करते हैं कोई से भी डायरेक्शन को। ये नॉर्थ में जा रही है, फिर ईस्ट में जा रही है, फिर साउथ में जा रही है, फिर वेस्ट में जा रही है, फिर साउथ में जा रही है। तो मीन्स इसका क्या बोलने का क्या मतलब है, कोई भी बॉडी यदि कैरी डिस्टेंस इट यूजुअली आल्सो चेंजेज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहती है। there is difference in the distance between the initial and the final position। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। जैसे इनिशियल पॉइंट यहाँ है, वो ये यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। जैसे ये 5 गया, फिर ये 10 मीटर गया, फिर ये 15 मीटर गया, 15 मीटर गया, फिर ये 20 मीटर गया, फिर यहाँ पे ये 15 और 5 जैसे 20 मीटर गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो इनिशियल पोजीशन जो यहाँ पे, जो ये इनिशियल पोजीशन, सॉरी, जो यहाँ इनिशियल पोजीशन था, ये वाला इनिशियल पोजीशन, और जो फाइनल पोजीशन था, उन दोनों की बीच की दूरी, न कि डिस्टेंस। अपन कोई देख रहे हैं तो ये सारा पाथ नहीं देख रहे हैं हम इनिशियल पोजीशन और बाद में वो कहाँ पे छोड़ के गया है अपनी पोजीशन, लास्ट वाली पोजीशन और इनिशियल वाली पोजीशन को देखते हैं तो किस पे क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, द एक्चुअल डिस्टेंस इट कैरीज कवर्स। ओके, एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी। जैसे वो घूम के, तो हम यहाँ से कोई हम रास्ता देख रहे हैं और देख के हमें बाद में पता पड़ा कि यार ये तो 1 किलोमीटर ही दूर था, और हम उसको ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ कहाँ से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अपन कम से कम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके आए। तो जो ये 20 किलोमीटर की दूरी है वो तो कहलाएगी डिस्टेंस, और जो ये 1 किलोमीटर है कि यार ये तो हमने फालतू में ही फिजूल करा ना डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मेन चीज़ क्या होती है, जो एक्चुअली जो डिस्टेंस हमने कवर करी है। एक्चुअली डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर की थी, यदि हमें पहले ही पता होता तो हमारी डिस्टेंस कितनी होती, ओनली 1 किलोमीटर होती। ये तो हमने बिना मतलब इतना टाइम लगाया है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन से, वो डिस्टेंस कहलाती है और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके गाइज, द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द ट्रेवल एन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस पॉइंट को समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे यह पॉइंट है, यहाँ है, ये ए है, ये बी है। अब ये बताओ, ए से इनिशियल और फाइनल, इसमें क्या बोल रहा था, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इन दोनों पोजीशन पर पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ओके, तो शॉर्टेस्ट तो यही होगी ना, ये कोई सा भी आप देख लो, यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी शॉर्टेस्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी शॉर्टेस्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ जाओगे तब भी शॉर्टेस्ट नहीं है, और ये तो सारी डिस्टेंस हो गई, ये तो पूरी कवर टोटल डिस्टेंस हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सिर्फ ये वाली है, डिस्प्लेसमेंट वाली, ये वाली। ओके गाइज, इसके बाद में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे 5 किलोमीटर गया बी पॉइंट तक, फिर सी पॉइंट तक गया 10 किलोमीटर 10 मीटर, फिर सी से डी 5 मीटर गया। तो ए से डी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी टोटल, वो 10 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। तो जो डिस्टेंस तो टोटल कितनी हो गई, डिस्टेंस तो ये जितना टोटल पाथ होता है, टोटल पाथ डिस्टेंस कहलाती है। तो 5, 10 एंड 5 20 मीटर हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ही, बिटवीन डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो ये 10 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्ग की जो जितनी टोटल दूरी तय, टोटल डिस्टेंस कितनी उसने तय करी है, तो वो चीज़ डिस्टेंस में कहलाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर, वो डिस्टेंस कहलाएगी। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट हम चीज़ों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट भी इसकी मीटर ही है, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है। व्हेन द मोशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम। If there is any change in the direction of the motion, the magnitude of the distance and the displacement can't the same। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, वेन मोशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन, कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में यदि चल रहा है, कोई भी मोशन, कोई भी ट्रेन चल रही है, कुछ भी, विदाउट एनी चेंज इन द डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं रही है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द सेम। जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा डिस्प्लेसमेंट का, और टोटल पाथ भी यही होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन में होगी तो दोनों चीज़ें सेम होगी, वो अपन ऑब्जर्व करने से भी हमें पता पड़ रहा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी सेम। यदि कोई भी पाथ है, जैसे यहाँ से कोई डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, जैसे ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली डिस्टेंस होगी, और जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली पूरी डिस्टेंस होगी। तो यदि डायरेक्शन चेंज होती है तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी बराबर नहीं होगा, ये इस पॉइंट में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिफरेंस इसमें पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर का हम कंक्लूजन निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मेजर द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल जो पाथ होता है, जितना जितना टोटल पाथ उसने फॉलो करा है वो डिस्टेंस कहलाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करती, पोजीशन की बात करती, तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर डिस्टेंस की बात करते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, सही बात है, डिस्टेंस पे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, इट इज़ ए आइदर इक्वल टू और मोर देन द डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगी। हमने देखा था ना, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होगी, डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, डिस्टेंस तो। और तो यहाँ पे इट इज़ आइदर इक्वल टू और लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम ही आएगी, कम ही आएगी ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है और डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट जॉइनिंग है, न कि हम राउंड करके हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है वो ज़्यादा दूरी हम पार कर गए, वो तो हो गई डिस्टेंस। और हमें यदि शुरू से पता होता है कि भाई हम तो शॉर्ट शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में आप क्लेरिफाई हो रहे हो ना। फिर हम देखते हैं, इफ़ मोशन अकर इट कैन नॉट बी जीरो, यदि कोई मोशन अकर होता है तो ये डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। यदि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस को इंक्लूड हम कर लेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यदि इन द मोशन अकर इट कैन बी जीरो, कैसे जीरो हो सकती है? जैसे मोशन अकर हो रहा है, मोशन, कोई बॉडी मोशन में जा रही है, ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्टेंस कवर तो जीरो हो गई ना डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, मेरे को लगता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से आप जान चुके होंगे। होप यू गाइज यू लाइक इट दैट वीडियो।